बच्चों ये है हमारा लेक्चर 232 और हम कर रहे हैं आपकी हिस्ट्री के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर से आपका हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। सो चैप्टर में हम ऑलरेडी पेज नंबर 142 पे आ गए थे। दिस इज 142 पेज ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट। और हमने पढ़ा था कि भाई मुगलों का जो पावर है वो कम होता जा रहा था और बहुत बुरी तरह से कम हो रहा था। मुगल्स जो औरंगजेब के बाद मुगलों का पावर गिरता गया और गिरता गया। सो क्योंकि मुगलों का पावर गिरा तो ऑब्वियसली किसी और का पावर चढ़ेगा। सो इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स विद द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परर्स, the governors of large provinces, Subadar and the great zamindars consolidated their authority in different parts of the subcontinent. So क्या हुआ, जो मुगल एम्परर्स थे, मुगल एम्परर्स की जो अथॉरिटी थी वो डिक्लाइन होती जा रही थी। जो बड़े बड़े प्रोविंसेस थे, मतलब जो बड़ी बड़ी जगह थे, वहाँ के गवर्नर्स थे जिनको सूबादार्स कहा जाता है, एंड द ग्रेट जमींदार्स, और जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे, कंसोलिडेटेड देयर अथॉरिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो वो अपना पावर पक्का करे जा रहे थे। सो विद द डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परर्स, जो मुगल एम्परर्स थे, मुगल बादशाह थे, उनकी अथॉरिटी कम होती जा रही थी। जो सूबादार्स थे, जो बड़े बड़े जमींदार्स थे, वो अपना पावर अथॉरिटी मतलब पावर पक्का करे जा रहे थे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। Through the 18th century, the Mughal Empire gradually fragmented into number of independent regional states. 18वीं सदी में जो मुगल एम्पायर है वो धीरे धीरे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में बन गया, क्योंकि पावर कम होता जा रहा था। धीरे धीरे जमींदार, सूबादार, वो सब उसको अपने हाथ करे जा रहे थे। थ्रू द 18th century, the Mughal Empire gradually fragmented मतलब divided into number of independent regional states. वो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स में डिवाइड होते जा रहे थे। ब्रॉडली स्पीकिंग, द स्टेट्स ऑफ द 18th century कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं स्टेट्स को हम 18th century के अंदर। द स्टेट्स ऑफ द 18th century कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स। आप 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर सकते हो। States that were old Mughal provinces like अवध, बंगाल, हैदराबाद। वो स्टेट्स जो पुराने मुगल प्रोविंसेस थे, मतलब जो पुराने मुगलों के जगह थी। स्टेट्स दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, अवध, बंगाल, हैदराबाद। ये ऐसे स्टेट्स थे जिन पे मुगलों का राज रहा था, अवध, बंगाल, हैदराबाद। Although extremely powerful and quite independent, the rulers of these states did not break their formal ties with the Mughal emperors. जो नए emperors आए थे, मतलब जो नए जिन्होंने ये अवध, बंगाल और हैदराबाद जिन्होंने जीत लिया था मुगलों से, तो भले नए रूलर्स आए थे, नए रूलर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, इंडिपेंडेंट थे, पर यहाँ के रूलर्स ने अपने जो संबंध है मुगल एम्परर से तोड़े नहीं। States that had enjoyed considerable independence under the Mughals as Watan Jagirs, these included several Rajput principalities. फिर दूसरा टाइप क्या था? वो स्टेट्स जो मुगलों के टाइम पे उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता था, मतलब मुगलों के टाइम उनको परेशान नहीं किया जाता था, वैसे स्टेट्स दैट हैड enjoyed considerable independence under Mughals एज वतन जागीर्स। इन स्टेट्स को वतन जागीर्स कहा जाता था और इसमें बहुत सारे राजपूत स्टेट्स थे। ठीक है। तीसरा, द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठास, सिख्स एंड अदर लाइक जाट्स। लास्ट ग्रुप वो स्टेट्स थे जो कि मराठा, सिख और जाट्स के अंडर थे। ठीक है। These were of differing size and had seized their independence from the Mughals after a long drawn armed struggle. ये अलग अलग साइज के स्टेट्स थे, मराठा अलग था, सिख अलग, जाट्स अलग। ये सब अलग अलग स्टेट्स थे और उन्होंने मुगलों से अपनी जो आज़ादी है वो छीनी थी बहुत लंबे समय लड़ाई के बाद। अगर आप 18वीं सदी के स्टेट्स को डिवाइड करो तो 3 में डिवाइड होते हैं। ठीक है। पहला जो कि मुगलों का पहले मतलब मुगलों का शासन रहा करता था, अवध, बंगाल, हैदराबाद पे। बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेट्स थे, पर तो भी मुगलों के साथ ये स्टेट्स ने अपनी जो है संबंध नहीं खराब किए।
फिर वो स्टेट्स थे जो मुगलों के अंडर थे, मतलब मुगलों के अंडर उन्होंने वतन जागीर, मतलब एकदम इंडिपेंडेंट अच्छे से रहे, राजपूत वाले। और तीसरे एकदम जिनका मुगलों से कुछ लेना देना ही नहीं, मुगलों से कब से ये स्टेट्स अलग हो गए थे, मतलब जीत गए थे, मराठा, सिख और जाट्स। ठीक है, सो ये 3 थे स्टेट्स। ठीक है, सो ये 3 स्टेट्स हमने 18th सेंचुरी में डिवाइड किए गए थे। ठीक है, सो ये हमने देखा कि जो पुराने मुगलों के प्रोविंसेस थे, मतलब पुराने मुगलों की वो स्टेट्स जिन पे मुगलों का राज रहा था, अवध, बंगाल और हैदराबाद। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, ठीक है, वो पुराने मुगलों के राज्य। So amongst the states that were carved out of the old Mughal provinces in the 18th century, 3 stand out very prominently. ठीक है, so अगर आप स्टेट्स की बात करो जिन पे मुगलों का पूरा हक रहा था, मुगलों ने पूरी तरह से राज्य किया था, वो थे अवध, बंगाल और हैदराबाद। ठीक है, अवध, बंगाल और हैदराबाद ऐसे 3 स्टेट्स थे जिन पे मुगलों का पूरा राज्य रहा था। All 3 states were founded by members of high Mughal nobility who had been गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस। सो ये तीनों स्टेट्स जो बड़े बड़े मुगल्स थे उन्होंने फाइंड किए थे, मतलब उन्होंने इसका नींव रखा था इन तीनों स्टेट्स का, और वो गवर्नर रहे थे बड़े बड़े प्रोविंसेस के पहले से ही। सो सादत खान अवध के गवर्नर रहे, मुर्शिद कुली खान बंगाल के गवर्नर रहे, आसफ जा हैदराबाद के गवर्नर रहे। ठीक है, सो जो मुगलों के जो मेन नोबल्स होते थे, जो हाई पोजीशन के वो ऑफिसर्स होते थे, वो गवर्नर्स भी थे इन्हीं स्टेट्स के। सादत खान अवध के थे, मुर्शिद कुली खान बंगाल के गवर्नर थे, आसफ जा हैदराबाद के। All 3 had occupied high mansabdari positions and enjoyed the trust and confidence of the emperors. So ये जो तीनों थे, सादत खान अवध के लिए, मुर्शिद कुली खान बंगाल के लिए और आसफ जा हैदराबाद के लिए, सो इन तीनों को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती थी। हाई मनसबदारी पोजीशन मतलब ऑफिस में एक बहुत ऊंची पोजीशन पे थे राजा के ऑफिस में, और इन बहुत ज़्यादा इन पे भरोसा करा जाता था। बहुत ज़्यादा एम्परर्स जो बादशाह थे इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, मतलब एक तरह से ये राजा ही हो गए थे। अगर आप देखो बादशाह के पूरे ट्रस्टवर्दी थे ये तीनों लोग। सो बोथ पेज नंबर 143, both Asaf Jah and Murshid Quli Khan held a Jat rank of 7,000 each, while Sadat Khan's Jat was 6,000. सो आसफ जहाँ और मुर्शिद कुली खान के पास 7,000 ईच की जाट सेना थी और सादत खान के पास 6,000 की थी। सो जाट रैंक क्या होता है? जाट रैंक मनसबदार्स को दिया जाता था। मनसबदार का वर्ड का मतलब ही होता है रैंक होल्डर, मतलब रैंक होल्डर्स जो होते थे, जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे होते थे, तो उनको उनमें भी एक कैटेगरी होती थी जाट की। सो जाट में भी रैंक दिया जाता था। सबसे कम वाला रैंक होता था 10th रैंक और सबसे हाई वाला रैंक होता था 10,000 रैंक। सो जो आसफ जा और मुर्शिद कुली खान थे उनका रैंक था 7,000, इसका भी 7,000। सादत खान का जो रैंक था वो था 6,000। ठीक है, मतलब जितना ऊंचा नंबर उतनी ऊंची रैंक वैसा। सो ये रैंक दी जाती थी, मतलब ये अकबर ने चालू किया था ये रैंक वाला सिस्टम कि भाई उनकी इम्पोर्टेंस दिखे। जैसे भाई आसफ जा मुर्शिद कुली खान का रैंक 7,000 है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सादत खान जाट का 6,000, उसका रैंक था 6,000। ठीक है, सो ये रैंक सिस्टम था, जितना ऊंचा रैंक उतना बड़ा नंबर। ठीक है, फिर अब हम हैदराबाद को डिस्कस करेंगे। सो हैदराबाद के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि 3 स्टेट्स मुगलों के मतलब हॉटस्पॉट्स थे। कौन कौन से? अवध, बंगाल, हैदराबाद। सो अब हैदराबाद के बारे में हम पढ़ेंगे। सो हैदराबाद देखते हैं। हैदराबाद, निजाम उल मुल्क असफ जा द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट। सो हमने ऑलरेडी पढ़ा था असफ जा जो थे, सो असफ जा हैदराबाद स्टेट के फाउंडर थे, ये हमने पढ़ा था। यहाँ देखो आप, असफ जा हैदराबाद स्टेट के गवर्नर थे, हमने पढ़ा था, हाई नोबल थे।
सो यहाँ इनका पूरा नाम लिखा गया है. सो निज़ाम उल मुल्क असफ जा, द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट 1724-1748, was one of the most powerful members at the court of मुगल एम्परर फारूक सियार. ठीक है. सो वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे मुगल एम्परर के कोर्ट में. कौन से मुगल एम्परर थे? फारूक सियार. अच्छा, आपने फारूक सियार का भी पढ़ा था. फारूक सियार का क्या हुआ था? सो फारूक सियार को किल कर दिया गया था. ठीक है, मतलब उनको मार दिया गया था. सो ये फारूक सियार के कोर्ट में ही निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ वहाँ के नोबल थे. ठीक है. ही वॉज एंट्रस्टेड फर्स्ट विद द गवर्नरशिप ऑफ अवध एंड लेटर गिवन चार्ज ऑफ द डिकेन. सो ये जो निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ थे, असफ जहाँ को पहले गवर्नरशिप अवध की, पहले उनको अवध का गवर्नर बनाया गया था और फिर बाद में उनको डिक्केन का चार्ज दिया गया था, डिक्केन जगह का चार्ज दिया गया था. एज द मुगल गवर्नर ऑफ द डिक्केन प्रोविंसेस ड्यूरिंग 1720-22, असफ शाह हैड ऑलरेडी गेन कंट्रोल ओवर इट्स पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. सो जब वो डिक्केन प्रोविंसेस का मुगल एम्परर था, असफ जाह ने ऑलरेडी अपना सिक्का जमाना, मतलब अपना पावर दिखाना चालू कर दिया था. उसको पॉलिटिकल पावर भी उसके हाथ में था, फाइनेंशियल भी. फिर उस टाइम डिक्केन में प्रॉब्लम चल रही थी, तो असफ जाह ने उसका फायदा उठाया. एंड द कॉम्पिटिशन अमंग्स द कोर्ट नॉबिलिटी, ही गेदर्ड पावर इन हिज हैंड्स एंड बिकेम द एक्चुअल रूलर ऑफ दैट रीजन. सो उस टाइम जो डिक्केन में प्रॉब्लम चल रही थी, कॉम्पिटिशन चल रहा था कोर्ट के नोबल्स के बीच में. सो वो इन सब सिचुएशन का फायदा उठाते हुए उसने पावर अपने हाथों ले लिया. ठीक है. ही गैदर्ड पावर इन हिज हैंड्स एंड बिकेम एक्चुअल रूलर ऑफ दैट रीजन. सो उस रीजन का वो एक्चुअल रूलर बन गया. असफ जाह ब्रॉट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया एंड हु वेलकम्ड द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द साउथ. सो असफ जाह क्या करने लगा? पावर तो उसने सारा ले लिया डिक्केन का अपने हाथ. असफ जाह ब्रॉट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया. सो अब असफ जाह क्या करने लगा? स्किल्ड सोल्जर्स लाने लगा. ठीक है. जो स्किल्ड सोल्जर्स लाने लगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स लाने लगा नॉर्दर्न इंडिया से. ठीक है. स्किल्ड सोल्जर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स लाने लगा नॉर्दर्न इंडिया से. वो मतलब हु वेलकम्ड द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द साउथ. सो ये लोग नए नए मौके, मतलब साउथ, हु वेलकम द न्यू अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द इन द साउथ. सो असफ जाह बहुत ज़्यादा स्किल्ड सोल्जर्स, स्किल्ड मतलब जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना काम के सोल्जर्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा हुनर वाले हों. ठीक है. जिनमें बहुत ज़्यादा काबिलियत हो, वैसे सोल्जर्स. एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो ऑफिस संभालने वाले लोग, नॉर्थ इंडिया से लाता था. सो ब्रॉड स्किल सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. सो नॉर्थ इंडिया से लाता था. हु वेलकम्ड द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द साउथ, मतलब वो लाया उनको साउथ में. सो साउथ में जो उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, वो ये सब आने लगे. ही अपॉइंटेड मनसबदार्स एंड ग्रांटेड जागीर. तो जैसे राजा मनसबदार अपॉइंट करता था हाई रैंक वाले नोबल्स, तो वैसे ये भी अपॉइंट करने लगा और जागीर भी देने लगा, जगह भी उनको देने लगा. ऑल्दो ही वॉज स्टिल अ सर्वेंट ऑफ द मुगल एम्परर, he ruled quite independently without seeking any direction from Delhi or facing any interference. असफ जाह अभी भी मुगल एम्परर बादशाह का, कौन से थे बादशाह, नाम था फारूक सियार. फारूक सियार का अभी भी वो सर्वेंट ही था. असफ जाह खुद सर्वेंट ही था, उसका राजा के अंडर ही था, पर तो भी मतलब वो एक राजा की तरह ही राज करता था, बिना कोई उसको देखता नहीं था, कुछ नहीं, दिल्ली से कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से राज करता था. The Mughal emperor merely confirmed the decisions already taken by निज़ाम उल मुल्क असफ जाह. वो सिर्फ बता देता था ये डिसीजन है और वो सिर्फ हाँ बोल देते थे, मतलब कुछ पूछना नहीं, कुछ करना नहीं, वो सब खुद डिसाइड करता था. एक राजा जैसा ही हो गया था, खाली राजा उसके ऊपर था. The state of Hyderabad was constantly engaged in a struggle against the Marathas to the west and with independent Telugu warriors, chiefs, Nayakas of the plateau. सो अब क्या हुआ, जो हैदराबाद स्टेट था, जो हैदराबाद राज्य था, हमेशा से झगड़े चलते रहे हैदराबाद के लिए मराठाओं के खिलाफ, अगेंस्ट द मराठास टू द वेस्ट, वेस्ट में मराठाओं के खिलाफ, एंड विद इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ्स,
और जो तेलुगु के लड़ाके थे उनके साथ भी उनके झगड़े चलते रहे, जिनको नायक्स कहा जाता है ऑफ द प्लेट्यू। The ambitions of the Nizam ul Mulk Asaf Jah to control the rich textile producing areas of the Coromandel coast in the east were checked by the British, who were becoming increasingly powerful in that region. So जो निज़ाम उल मुल्क असफ जाह का एम्बिशन था, मतलब वो चाहता था कि वो कंट्रोल करे रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज। उसका एक एम्बिशन मतलब गोल था उसका कि जो रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज है कोरोमंडल कोस्ट की, वो उसे कंट्रोल करे, मतलब वो उसको हथियाए, कैप्चर करे। इन द ईस्ट वर चेक्ड बाय द ब्रिटिश हु वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पावरफुल इन दैट रीजन। सो निज़ाम उल मुल्क असफ जाह जब ये सोच रहा था कि कोरोमंडल कोस्ट को मैं हथियाऊं, सो वो ब्रिटिशर्स ने इस बात पे ध्यान दिया, मतलब ब्रिटिशर्स ने उसको ये नहीं करने दिया, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स का भी राज चल रहा था। ठीक है, भले निज़ाम जो है, निज़ाम अपनी तरफ से पावरफुल होए जा रहा था, डिकेन उसने अपने हाथ कर लिया, और हैदराबाद में भी इस तरह से झगड़े चल रहे थे, तो उसकी नज़र अब किस पे थी? कोरोमंडल कोस्ट पे थी, पर ब्रिटिशर्स ने उसको रोक दिया। ठीक है, सो द एम्बिशंस ऑफ निज़ाम उल मुल्क असफ जाह control the textile rich of the Coromandel in the east were checked by the British, who were becoming increasingly powerful in that region. अब निज़ाम आर्मी। So Nizam's army, the description of Nizam of Hyderabad's personal troopers in 1790. So निज़ाम आर्मी में कौन कौन थे? 1790 में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि 1790 में निज़ाम की आर्मी में कौन कौन थे। The Nizam has a सवारी of 400 elephants, several thousand of horsemen near his person, who receive upwards 100 rupees nominal pay and are extremely well mounted and richly caparisoned. So निज़ाम के पास 400 एलिफेंट्स थे और उनके सवार थे, काफ़ी हजार हॉर्समैन थे, मतलब ऑब्वियसली हजारों हॉर्स होंगे, उस पर हजारों हॉर्समैन थे, और नियर हिज पर्सन हु रिसीव्स अपवर्ड 100 रुपीज़, तो उनको 100 रुपया दिया जाता था, और मतलब बहुत ज़्यादा हाईली सैलरीड थे ये लोग। ठीक है, सो ये सब निज़ाम की आर्मी के लोग थे। सो ये है पेज नंबर 143। सो अब हम पढ़ेंगे अवध के बारे में, जो कि है पेज 144 के अंदर। सो अवध, बुरहान अल मुल्क सादत खान was appointed Subadar of Awadh in 1722 and founded a state which was one of the most important to emerge out of the breakup of Mughal Empire. So बुरहान अल मुल्क सादत खान को सूबादार अपॉइंट करा गया था अवध का। उनको ऐसे ही एज अ एक पोजीशन दी गई थी कि आप अवध संभालो। ठीक है, उनको कोई राजा नहीं बनाया गया था, सूबादार मतलब हाईएस्ट रैंक का एक उनको पोजीशन दी गई थी। ठीक है, तो जब उनको ये अपॉइंट करा गया सूबादार अवध का 1722 को सादत खान को, एंड फाउंडेड अ स्टेट, तो जब उसको अपॉइंट किया गया तो उसने क्या देखा कि ये तो मतलब मैं आराम से इसको मुगल अंपायर से अलग कर सकता हूँ, मैं आराम से इसे छीन सकता हूँ। अवध वॉज अ प्रॉस्परस रीजन controlling rich alluvial Ganga plain and the main trade route between North India and Bengal. क्यों अवध इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? सो अवध एक प्रॉस्परस रीजन था। अवध वॉज अ प्रॉस्परस रीजन, एक फलता फूलता हुआ रीजन था, जो कि कंट्रोल करता था रिच एलुवियल गंगा प्लेन, गंगा नदी को भी कंट्रोल करता था, और उसके आजू बाजू के इलाके, एंड द मेन ट्रेड रूट बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल। और अवध जो है वो नॉर्थ इंडिया और बंगाल के बीच का रास्ता भी पड़ता था। सो इस तरह से अवध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बुरहान अल मुल्क ऑल्सो हैड द कंबाइंड ऑफिसेस ऑफ सूबादारी, दीवानी, फौजदारी। सो ये सब के अलावा उनको और भी पोजीशंस दी थी, जो मुगल एम्परर थे, मुगल बादशाह ने उनको और भी पोजीशंस दी थी। उनको सूबेदारी, दीवानी, फौजदारी, ये सारी पोजीशन दी थी बुरहान अल मुल्क को मुगल एम्परर ने। इन अदर वर्ड्स, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध। इसका मतलब
सूबेदारी, दीवानी, फौजदारी। फौजदारी का मतलब मिलिट्री, दीवानी मतलब पैसा, फिनेंशियल, सूबेदारी मतलब पॉलिटिकल। तो सब तो इसी को दे दिया, ठीक है। मतलब जो अवध के राजा ने, अवध के बादशाह ने, मुगल ने बुरहान अल मुल्क सादत खान को सूबेदार अपॉइंट किया था। सूबेदार के बाद उसको दीवानी भी दे दी, उसको फौजदारी भी दे दी। मतलब सूबेदारी पहले तो भाई पॉलिटिक्स तू संभाल, दीवानी के बाद भाई पैसे का तू संभाल, फिर फौजदारी भाई मिलिट्री भी तू संभाल। सो सब कुछ तो उसी को दे दिया। सो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब पावर वाले थे, उनको इतना ज्यादा पावर राजा ने दिया था। यहाँ आप देख सकते हो इस तरह से दिखते थे बुरहान अल मुल्क सादत खान। ये फिगर यहीं पेज 144 पे ही बनी हुई है। सो ये थे हमारे बुरहान अल मुल्क सादत खान। सो बुरहान अल मुल्क ट्राइड टू Burhan al-Mulk tried to decrease Mughal influence in the Awadh region by reducing the number of office holders, जागीरदार्स appointed by Mughals। अब बुरहान अल-मुल्क को भाई अवध में इतनी सारी पोजीशंस मिल गई। अब उसको लगा कि भाई अवध तो अब छीन ही लेना है। अवध इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था, गंगा प्लेन कंट्रोल करे हुए था, अवध ट्रेड रूट था नॉर्थ इंडिया और बंगाल के बीच का। सो उसको बुरहान अल मुल्क को लगा भाई छीन ही लेना है। सो बुरहान अल मुल्क ने क्या किया, ही ट्राइड टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस इन द अवध रीजन बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ ऑफिस होल्डर्स। उसने क्या किया, जो भी मुगल्स ने अपॉइंट किए थे जागीरदार्स, मतलब मुगलों द्वारा अपॉइंट किए गए जागीरदारों को वो रिमूव करता गया, निकालता गया, क्योंकि उसके पास तो पावर था, भले वो राजा के अंडर था पर पावर बहुत ज्यादा थे। सो उसका बुरहान अल मुल्क की पूरी नजर अवध पे ही थी, उसको पूरा अपना कर देना था। सो धीरे धीरे मुगलों का जो शासन था उसे कम करे जाता था और वो रिड्यूस करे जा रहा था जागीरदारों को जो अपॉइंट किए गए थे मुगलों द्वारा। He also reduced the size of जागीर्स and appointed his own loyal servants to vacant positions। उसने क्या किया, जागीर वो जो लैंड उनको ग्रांट किए जाते थे जागीरदारों को क्या किया जाता था, लैंड दिए जाते थे, जमीनें दी जाती थी और उन जमीनों से उन्हीं को टैक्स लेना होता था और आर्मी चलानी होती थी। सो उसने क्या किया, जो भी जागीरदार थे राजा द्वारा जो पहले अपॉइंट किए गए थे उन सबको हटाता गया धीरे धीरे। हटाने के बाद उसने क्या किया, उन जो सारे लैंड्स थे उनकी जो है वो साइज रिड्यूस करता गया, लैंड्स की साइज छोटी करता गया। He also reduced the size of जागीर्स and appointed his own loyal servants to vacant position। सो उसने क्या किया, जागीर्स की साइज रिड्यूस करता गया और उसने अपॉइंट किए अपने ही लॉयल सर्वेंट्स, ठीक है। उसके जो लॉयल सर्वेंट्स थे, जो उसके वफादार थे, वो वैकेंट पोजीशंस पे उसे अपॉइंट करता गया। The accounts of जागीरदार्स were checked to prevent cheating and the revenues of all districts were reassessed by officials appointed by the नवाब्स courts। सो क्या हुआ, जो जागीरदार्स थे वो उनको घड़ी घड़ी चेक करा जाता था। वो मतलब उसने जो नए जागीरदार रखे थे वो चेक करता था और उन्हें मतलब चेक करना मतलब उन पर घड़ी घड़ी नजर रखी जाती थी ताकि कोई चीटिंग ना करें। और जो भी टैक्सेस वो लेते थे सारे डिस्ट्रिक्ट से, वो नवाब के कोर्ट के जो ऑफिसर्स थे वो चेक करते थे कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। मतलब बुरहान अल मुल्क सादत खान बहुत ध्यान से सब करता था। सो उसने क्या किया, जागीरदारों का सब कुछ चेकिंग करता था कि भाई कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है। चेकिंग इन द सेंस क्रॉस चेक करता था कि भाई सही से टैक्स ले रहे हैं या टैक्स खा तो नहीं रहे हैं, बीच में पैसा खा तो नहीं जा रहे हैं। He seized a number of Rajput जमींदारीज एंड एग्रीकल्चरल फर्टाइल लैंड्स ऑफ द अफगान्स ऑफ रोहिलखंड। उसने राजपूतों को दी गई जमीनें भी काफी छीन ली, मतलब मुगलों का और राजपूतों का एक संबंध रहा था। सो उसने राजपूतों की भी जमींदारियां छीन ली और एग्रीकल्चरल फर्टाइल लैंड्स ऑफ द अफगान्स ऑफ रोहिलखंड के अफगानों की भी उसने फर्टाइल लैंड्स छीन लिए, ठीक है। सो द स्टेट डिपेंडेड ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर लोन्स। सो जो राज्य था, राज्य किस पे निर्भर करता था, राज्य निर्भर करता था लोकल बैंकर्स पे। जो अवध राज्य था वो लोकल बैंकर्स पर निर्भर करता था एंड महाजन्स फॉर लोन्स। सो स्टेट डिपेंडेड ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर लोन्स।
इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बिडर्स। सो उन्होंने टैक्स कौन कलेक्ट करेगा उसका राइट किसको दिया, जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई। ठीक है। सो लोन कौन देता था, लोन इनको स्टेट को, मतलब जो ये अवध था उनको लोन कहाँ से मिलता था, लोकल बैंकर से और महाजन से। सो इन्होंने टैक्स कलेक्ट करने की, इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बिडर्स, जिन्होंने सबसे ऊंची बोली लगाई उन्हीं को उन्होंने टैक्स कलेक्ट करने का राइट दिया। सो दीस रेवेन्यू फार्मर्स इज्जरदार्स, अच्छा इनका नाम क्या रखा गया, जो रेवेन्यू फार्मर्स मतलब टैक्स कलेक्ट करने वाले। सो इन रेवेन्यू फार्मर्स, जिनको इजारादार्स भी कहा जाता था, एग्री टू पे द स्टेट अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी। अच्छा, तो डील क्या थी कि टैक्स आप कलेक्ट करोगे और बदले में आपको हमको एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने देना है, टैक्स मत दो, आप हमें फिक्स्ड अमाउंट हर महीने दो, ये डील थी। तो लोकल बैंकर्स गारंटीड द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट टू द स्टेट। सो मतलब ये सब मान गए, रेवेन्यू फार्मर्स माने, लोकल बैंकर्स माने। इन टर्न रेवेन्यू फार्मर्स वर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम इन द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, अगर आप ये फिक्स्ड अमाउंट दोगे, आप खुद ही कलेक्ट करो, खुद ही देखो, सब कुछ खुद करो। दिस डेवलपमेंट्स अलाउड न्यू सोशल ग्रुप्स। सो क्योंकि अब ये बीच में टैक्स वाले आ गए, भाई टैक्स कलेक्टर्स आ गए, तो इसी की वजह से एक नया सिस्टम चालू हो गया। क्या, कौन सा? सो दीज डेवलपमेंट्स अलाउड न्यू सोशल ग्रुप्स, तो नए सोशल ग्रुप्स बने, लाइक मनी लेंडर्स, जो कहते हैं ना उधार देने वाले, एंड बैंकर्स। ठीक है, बैंक जैसा चलाने वाले, भाई अपना पैसा रखाओ, अपना पैसा लो, वैसा। सो इसी की वजह से इस सिस्टम, ये अवध में जो ये सिस्टम चल रहा था, लोन का, इसका उसका, सो इसी की वजह से नया एक सोशल ग्रुप बना, नया ग्रुप बना मनी लेंडर्स का, पैसे उधार देने वालों का, और बैंकर्स का। टू इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट्स रेवेन्यू सिस्टम, समथिंग विच हैड नॉट ऑकर्ड इन द पास्ट। सो मतलब ये कभी पहले हुआ ही नहीं था, ये पहली बारी ऐसा हुआ था कि मनी लेंडर्स और बैंकर्स बने थे। ठीक है। सो अवध के बारे में क्या देखा हमने? सो अवध के बारे में जो बुरहान अल मुल्क सादत खान थे, उनको अपॉइंट करा गया था, सूबादार अपॉइंट किया गया था 1722 में। तो जब आया तो उसने देखा कि ये तो मैं आराम से अपने हाथ कर सकता हूँ। अवध ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस रीजन था, और गंगा प्लेन भी अवध के हाथ में था, और ये मेन ट्रेड रूट था, मतलब मेन रीजन था, यहाँ से ही सारी खरीद फरोख्त होती थी नॉर्थ इंडिया और बंगाल के बीच में। सो बुरहान अल मुल्क ने को और भी जिम्मेदारियां थी, राजा ने और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हुई थी। सूबेदारी के अलावा उसको दीवानी दी गई थी, फौजदारी मतलब सूबेदारी मतलब वो पॉलिटिक्स में भी, मतलब उसको पॉलिटिक्स भी उसके हाथ में थी, दीवानी मतलब फाइनेंसेस भी उसके हाथ में थे, फौजदारी मतलब मिलिट्री भी उसी के हाथ में थी। So Burhan al-Mulk tried to decrease Mughal influence in the Awadh region by reducing number of office holders. So उसने क्या किया, बुरहान अल-मुल्क ने जो मुगलों का इन्फ्लुएंस था, ठीक है, सो जो मुगल इन्फ्लुएंस था, मुगलों का जो इन्फ्लुएंस था वो अवध रीजन में उसने, बुरहान अल-मुल्क ट्राई टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस इन द अवध रीजन, अवध रीजन में उसने मुगलों का इन्फ्लुएंस घटाने की कोशिश की by reducing the number of office holders, जागीरदार। सो जागीरदारों की संख्या कम करते हुए उसने उनकी जो इन्फ्लुएंस हटाया, वो जागीर्स भी कम करता गया और अपने सर्वेंट्स रखता गया। सो चेकिंग भी करता था, मतलब ध्यान भी देता था। राजपूतों की जमींदारी भी छीन ली, और रोहिलखंड के अफगान्स की भी ज़मीनें छीन ली उसने। सो उसने स्टेट डिपेंडेंट ऑन, ये पूरा जो स्टेट था अवध डिपेंड करता था लोकल बैंकर्स और महाजन्स पे लोन्स के लिए। सो उन्होंने टैक्स कलेक्ट की बोली लगवाई कि भाई जो सबसे ज़्यादा किसको हम हक देंगे। सो जिन्होंने सबसे ऊंची बोली लगाई, सो उनको हक दिया गया, उन्हें रेवेन्यू फार्मर्स कहा जाता था। सो इन सब की वजह से एक नया सिस्टम चालू हुआ, जिनको मनी लेंडर्स या बैंकर्स का सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट अवध।
अच्छा, अब हम देखेंगे बंगाल। बंगाल हम पढ़ रहे हैं मुगलों के, जो मुगलों का पावर वाली हम स्टेट्स पढ़ रहे हैं, जहाँ पे मुगलों का फुल पावर था वो वाले स्टेट्स पढ़ रहे हैं। बंगाल है। अच्छा, यहाँ बंगाल में आप देख सकते हो यहाँ कोट लगी हुई है, ठीक है, ये कोट लगी हुई है और ये है अलीवर्दी खान, ठीक है, अलीवर्दी खान ने ये कोट लगाई हुई है, ठीक है। ये है अलीवर्दी खान और उन्होंने कोट लगाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक उनका बाज है, ठीक है, ये बाज बैठा हुआ है इनका, और ये उनने अलीवर्दी खान है, कोट लगाई हुई है, ठीक है। ये है पेज 145 पे हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। Bengal gradually broke away from the Mughal control under Murshid Quli Khan, who was appointed as the Nayab deputy to the governor of the province. बंगाल जो था वो मुगल कंट्रोल से धीरे धीरे दूर हो गया, मतलब मुगल कंट्रोल से वो धीरे धीरे हटता गया अंडर मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान में बंगाल जो थे वॉज अपॉइंटेड एज द नायब। जो मुर्शिद कुली खान थे, बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल अंडर मुर्शिद कुली खान हु वॉज अपॉइंटेड एज द नायब। मुर्शिद कुली खान को नायब अपॉइंट करा गया था। धीरे धीरे वो मुगलों का जो पावर है कम कराता जा रहा था। मतलब वो प्रॉपर गवर्नर भी नहीं था। नायब का मतलब क्या होता है, गवर्नर के नीचे। मुर्शिद कुली खान ने धीरे धीरे मुगल कंट्रोल अपने हाथ में लिया और वो नायब की तरह अपॉइंट किया गया था। ऑल्दो नेवर अ फॉर्मल सूबादार, मुर्शिद कुली खान वेरी क्विकली सीज्ड ऑल द पावर दैट वेंट विद दैट ऑफिस। वो सूबादार था ही नहीं। सूबादार कौन होता है, जो सारा जो पॉलिटिकली कंट्रोल करता है किसी स्टेट को, वो सूबादार था ही नहीं। पर मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, धीरे धीरे सारी पावर खुद ले ली, ठीक है। वो कभी भी सूबादार नहीं रहा, पर उसने धीरे धीरे सारी पावर्स अपने हाथ कर ली। मुर्शिद कुली खान वेरी क्विकली सीज्ड ऑल द पावर दैट वेंट विद दैट ऑफिस। मतलब सूबादारी में सूबेदार को जो भी उनको पावर्स होते हैं वो सारे पावर्स उसने अपने हाथ कर लिए। लाइक द रूलर्स ऑफ हैदराबाद एंड अवध, ही ऑल्सो कमांडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जैसे हमने आगे देखा कि हैदराबाद के रूलर्स ने किया, मतलब जो पहले हमने हैदराबाद में भी देखा, अवध में भी, तो यहाँ पे बंगाल में भी कुछ ऐसे ही कुली खान ने भी टैक्स में, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में उसने अपनी पकड़ बनानी चालू कर दी, ठीक है। In an effort to reduce Mughal influence in Bengal, he transferred all Mughal jagirdars to Odisha and ordered a major reassessment of the revenues of Bengal. अब क्या करना चाह रहा था वो, मुगलों का पावर घटाना चाह रहा था बंगाल से। तो उसने क्या किया, उसने सारे जो भी मुगलों के जागीरदार थे उनको सबको ट्रांसफर दे दिया ओडिशा। भाई तुम ओडिशा जाओ, बंगाल छोड़ो। ओडिशा में जमींदारियां दिलवा दी। In an effort to reduce Mughal influence in Bengal, he transferred all Mughal jagirdars to Odisha and ordered a major reassessment of revenues of Bengal. और उसने क्या ऑर्डर किया कि फिर से रीअसेस किया जाए बंगाल के रेवेन्यूज। भाई फिर से जो टैक्स वगैरह है, पैसे हैं, फिर से कैलकुलेट करा जाए। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल जमींदार्स। बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ कुली खान के टाइम पे सबसे टैक्स वसूला जाता था। एज ए रिजल्ट मैनी जमींदार्स हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंकर्स एंड मनी लैंडर्स। जमींदार कौन होते थे, जिन्हें जमीनें होती थी, तो उन्हें टैक्स दिया जाता था जमीनों का, राजा को। पर जमींदारों से इतना स्ट्रिक्टली लिया जाता था, इतना पैसा लिया जाता था कि उन्हें कभी कभी तो पैसे बोरो करने पड़ते थे बैंकर्स से और मनी लेंडर्स से। बैंकर्स मतलब जो बैंक जैसा सिस्टम चलाते थे, मनी लेंडर्स मतलब पैसा उधार देने वाले। दोज अनेबल टू पे वर फोर्स्ड टू सेल देयर लैंड्स टू लार्जर जमींदार्स। अब सपोज कोई जमींदार पैसे नहीं भर पा रहा है, टैक्स नहीं दे पा रहा है, तो उन्हें उनसे जबरदस्ती उनका लैंड सेल कराया जाता था, बिकवा दिया जाता था बड़े जमींदारों को। उनको अपना जो लैंड है बड़े जमींदारों को बेच देना पड़ता था। द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल स्टेट इन 18th century बंगाल देयरफॉर लेड टू कंसिडरेबल चेंज अमंग्स जमींदार
जो बंगाल में चेंजेस आए उसमें जमींदारों के लिए भी बहुत बड़ा बदलाव आया। द क्लोज कनेक्शन बिटवीन स्टेट एंड बैंकर्स। बैंकर्स जो पैसे उधार देने वाले हैं और स्टेट के बीच में एक क्लोज कनेक्शन था, नोटिसेबल इन हैदराबाद एंड अवध एज वेल वॉज एविडेंट इन बंगाल। जैसे हैदराबाद और अवध में था, जो स्टेट और बैंकर्स के बीच का जो कनेक्शन था, हैदराबाद अवध जैसे बंगाल में भी होने लगा। स्टेट और बैंकर्स, स्टेट मतलब राज्य और बैंकर्स मतलब पैसे उधार देने वाले, उनके बीच का जो कनेक्शन था बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अंडर द रूलर ऑफ अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान था वहाँ का मुगल। 1740 से ड्यूरिंग हिज रेन द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत शेठ बिकेम एक्सट्रीमली प्रॉस्परस। जैसे आज बैंकें होती हैं, वही SBI है, ये है। अलीवर्दी खान जब था रूलर बंगाल का, वहाँ का बैंकर्स और स्टेट के बीच का रिलेशन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और उस टाइम उनकी रेन के दौरान, उनके शासन के दौरान, द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत शेठ, जो जगत शेठ नाम था, उसके मतलब आदमी का नाम था, उसने वो बैंकिंग हाउस चलाता था और वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रॉस्परस हुआ, फला फूला। ठीक है, अलीवर्दी खान के रूल के अंडर। इस तरह से मतलब था कौन वहाँ पे, अपॉइंट कौन किया गया था? नायब मुर्शिद कुली खान था, वो नायब अपॉइंट किया गया था। वो धीरे धीरे अपने हाथ कर रहा था, पर रूलर कौन था वहाँ का? अलीवर्दी खान ही था। ठीक है, बंगाल का। इफ वी टेक अ बर्ड्स आई व्यू वी कैन डिटेक्ट 3 कॉमन फीचर्स अमंग दीज स्टेट्स। अगर आप एक नजर डालो तो तीनों में कॉमन है, अवध में, बंगाल में, हैदराबाद में, तीनों में एक चीज कॉमन है। फर्स्ट चीज, तीनों स्टेट्स के बीच में क्या कॉमन है? 3 कॉमन फीचर्स अमंग दी स्टेट्स। ये जो 3 हमने स्टेट्स पढ़े आज, तीनों के बीच कॉमन क्या है? फर्स्ट, द मेनी ऑफ द लार्जर स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय अर्स्टवाइल मुगल नोबल्स, दे वर हाईली सस्पिशियस ऑफ सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स that they had inherited, in particular the जागीरदारी सिस्टम। जो बड़े बड़े स्टेट्स थे जो स्टैब्लिश किए गए थे मुगल नोबल्स द्वारा, मतलब ये बड़े बड़े राज्य इन्होंने बनाए थे, मुगलों के नोबल्स ने बड़े बड़े राज्य बनाए थे। they were highly suspicious of some of the administrative systems that had inherited, in particular the जागीरदारी सिस्टम। पर वो लोगों को हमेशा शक बना रहता था, हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि खुद ही उन्होंने ऐसा काम किया था तो उन्हें शक बना रहता था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स पे, जो कि मतलब उन्होंने खुद ने राजा से छीने थे जागीरदारी सिस्टम। उनको शक बना रहता था। तो तीनों बंगाल, अवध, आपने पढ़ा कि वो लोग चेक कराते रहते थे घड़ी घड़ी। सेकेंड है, देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड। उनका जो टैक्स कलेक्शन का मेथड था वो अलग था, मतलब जो टैक्स वो लोग लेते थे वो अलग था। रादर देन रिलाइंग अपॉन द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, ऑल 3 रिजाइम्स कॉन्ट्रैक्टेड विद रेवेन्यू फार्मर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ये लोग भाई स्टेट के ऑफिसर्स पर डिपेंड नहीं करते थे, ये लोग स्टेट के ऑफिसर्स पर डिपेंड नहीं करते थे, और ये जो थे वो रेवेन्यू फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे कि वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करें। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ इजरादारी thoroughly disapproved of by the Mughals spread all over India in the 18th century। ये जो इजरादारी का प्रैक्टिस था, मतलब इजरादारी मतलब ये रेवेन्यू फार्मर्स रखना कि वो कलेक्शन करें, वो पूरे मुगल्स ने उसे बिल्कुल अपनाया नहीं। मुगलों को ये वाला सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो पूरी इंडिया में फैला इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में पूरी इंडिया में फैला। देयर इम्पैक्ट ऑन द कंट्री साइड डिफर्ड कंसिडरेबली। पर ये जो रेवेन्यू फार्मर्स का सिस्टम था वो गांव में अलग था उसका, मतलब मुगलों को ये सिस्टम नहीं अच्छा लगा था, पर गांव में उसका अलग ही रूल था। ठीक है, यहीं हम एंड करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज द लास्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। आज हमने क्या पढ़ा, जस्ट हम देख लेते हैं। दिस इज पेज 146। आज हमने पढ़ा क्या, जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम हमने चालू किया इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स की नए नए स्टेट्स बने। जो नए नए स्टेट्स बने जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद बने,
सो जैसे मुगल एम्परर्स की अथॉरिटी घटती गई तो सूबादार जमींदार ये लोग धीरे धीरे मतलब पावर अपने हाथ करते गए। सो 3 तरह के स्टेट्स थे। ये पहला तरह का स्टेट जो मुगलों का था, अवध, बंगाल, हैदराबाद, जिनको उन्हीं के जिन उनको अपॉइंट किया था उन्होंने छीना। उसके बाद मुगलों के दौरान जो वतन जागीर थे, मतलब राजपूतों के स्टेट्स थे। और उसके बाद तीसरे मराठा, सिख और जाट, जिनका मुगलों से कुछ लेना देना नहीं था। इसके बाद हमने पढ़ा कि अवध, बंगाल और हैदराबाद को 3 लोगों ने, उनके मुगलों के 3 जो नोबल्स ने हथियाया था, सादत खान अवध, मुर्शिद कुली खान बंगाल और आसफ जाह हैदराबाद। ठीक है, सो तीनों अच्छी पोजीशंस पे थे, पर तीनों ने धीरे धीरे पूरा राज्य अपना कर दिया। सबसे पहले हमने हैदराबाद पढ़ा। सो हैदराबाद में जो असफ जाह थे, जो हैदराबाद स्टेट के फाउंडर माने जाते हैं, वो फारूक शियार के कोर्ट में एक मतलब उनको एक पोजीशन दी गई थी, गवर्नरशिप दी गई थी। ठीक है, सो धीरे धीरे उन्होंने फिर अपना मतलब सब में इंटरफेयर करने लगे, फिर जागीरों में इंटरफेयर किया, फिर रिवेन्यूज में इंटरफेयर किया। ठीक है, सो ये था हैदराबाद का। सो इसके बाद था अवध। सो अवध में भी ऐसा ही हुआ, बुरहान अल मल्क सादत खान को रखा गया था और उन्होंने भी उनको भी इसी तरह से काम दिया गया था, तो उन्होंने भी धीरे धीरे सब कुछ अपना कर लिया। ठीक है, इसके बाद फिर हमने बंगाल की बात पढ़ी। सो बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने वैसा ही किया। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। ये है पेज 146 पे, दिस इज द लास्ट। सो दिस इज मी ऋषिका मैम रिक्वेस्टिंग यू टू राइट ऑल द पॉइंट्स जो मैंने टिक कराए, जस्ट राइट देम प्रॉपरली, रीड द चैप्टर अप टू पेज 146 एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग। थैंक यू।